हेलो दोस्तों, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल एग्ज़ाम्स डेली बाय दानिश में। और आज मैं एक बार फिर से हाजिर हूँ आप तमाम लोगों के लिए यूपी टेट पार्ट 1 मतलब पेपर 1 से 5 के लिए पर्यावरण अध्ययन के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों के साथ। तो अगर आप में से मेरे चैनल पे कोई नया है, मेरे चैनल को फर्स्ट टाइम विजिट कर रहा है, तो कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियोस को लाइक और शेयर करें और बेल आइकन को भी प्रेस कर दें ताकि आगे आने वाली जो नोटिफिकेशंस हैं वो आपको समय से मिलती रहें। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन लेते हैं, ध्रुव तारा कहा जाता है। तो ध्रुव देखिए, क्योंकि क्वेश्चन आज बहुत ज़्यादा है, 152 प्रश्न के आसपास हैं, 150 के आसपास, तो मैं जल्दी जल्दी कराऊंगा, ठीक है, समझिएगा। तो ध्रुव तारा जो आपका है उत्तरी तारे को कहा जाता है, ठीक है। चलिए प्रश्न संख्या अगला लेते हैं, मकर रेखा है। देखिए कर्क रेखा और मकर रेखा होती है। जब भी मकर की बात आएगी तो दक्षिण में होगी 23.5 डिग्री दक्षिण में, और जब हम बात करेंगे कर्क रेखा की तो कर्क रेखा जो होती है 23.5 डिग्री आपके उत्तर में, ठीक है, नॉर्थ जो है ये जो होगा आपका कर्क रेखा है, ठीक है। और ये जो है आपका 23.5 डिग्री जो साउथ है ये आपका मकर रेखा है। तो आपका जो ऑप्शन है सी, ऑप्शन सी सही होगा इसमें, ठीक है। अगला प्रश्न लेते हैं, टाइटन किस ग्रह का प्राकृतिक उपग्रह है। टाइटन जो है किस ग्रह का ये प्राकृतिक उपग्रह है। तो आपका ऑप्शन नंबर सी जो है वो सही है। इस सौरमंडल में शनि आकार में दूसरा सबसे बड़ा ग्रह है, याद रखिएगा। और शनि के 62 उपग्रह हैं। टाइटन शनि का सबसे बड़ा उपग्रह, याद रखिएगा। जो टाइटन है वो शनि का जो है सबसे बड़ा उपग्रह है, सबसे बड़ा टाइटन जो है शनि का उपग्रह है। अगला प्रश्न लेते हैं, दक्षिणी गोलार्ध का सबसे लंबा दिन किस दिन होता है। दक्षिणी गोलार्ध की हम बात कर रहे हैं, दक्षिणी गोलार्ध। तो याद रखिएगा कि जो दक्षिणी गोलार्ध है, हम भारतवासी जो उत्तरी गोलार्ध में है, ठीक है ना। तो दक्षिणी गोलार्ध का सबसे लंबा दिन जो होता है वो 22 दिसंबर होता है। उल्टा होता है यहाँ पे, जब यहाँ पे वहाँ पे जब हमारे यहाँ जो है ठंड पड़ती है, जैसे मान लीजिए कि मैं ऑस्ट्रेलिया की बात करूँ, ऑस्ट्रेलिया जो है आपका दक्षिणी गोलार्ध में स्थित है। तो जब 25 दिसंबर को हम क्रिसमस मनाते हैं यहाँ पे कड़ाके की ठंड में भारत में, तो वहाँ पे वो गर्मी होती है। तो वो लोग गर्मियों में, आपसे प्रश्न पूछा सकता है कि किस देश में जो है गर्मी में आपका क्रिसमस मनाया जाता है, तो आपका आंसर होगा वो ऑस्ट्रेलिया, ठीक है ना। तो जो दक्षिणी गोलार्ध है उसका सबसे जो बड़ा दिन होता है वो 22 दिसंबर होता है, क्योंकि इस डेट को जो है सूर्य का प्रकाश मकर रेखा पर लंबवत पड़ता है। क्योंकि ये मकर रेखा, क्योंकि हम जो है इस तरफ है आपके कर्क, और उधर जो है वो मकर रेखा वाला हिस्सा है, क्योंकि साउथ की बात कर रहे हैं, दक्षिणी गोलार्ध की बात कर रहे हैं, तो सीधा पड़ता है, लंबवत पड़ता है। और यह घटना मकर संक्रांति, वहाँ पे मकर संक्रांति कहलाती है, दक्षिणी गोलार्ध की बात कर रहे हैं, ठीक है। अगला प्रश्न लेते हैं, भारत में कृषि को प्रभावित करने वाला मौसम का सबसे महत्वपूर्ण तत्व है, यह है वृष्टि, ठीक है। वृष्टि भारत में कृषि को प्रभावित करने वाला सबसे महत्वपूर्ण तत्व वृष्टि है, क्योंकि भारत उष्ण तथा समशीतोष्ण दो कटिबंध में स्थित है। आपसे अगर प्रश्न पूछा जाए कि कितने कटिबंध में, तो दो, एक तो उष्ण है और दूसरा समशीतोष्ण कटिबंध में भारत जो है स्थित है, याद रखिएगा। अगला प्रश्न लेते हैं, पृथ्वी तल पर उस काल्पनिक रेखा को क्या कहते हैं जो 180 मेरिडियन यामयोत्तर खींची जाती है। देखिए 180 डिग्री जो है यामयोत्तर की अगर बात करेंगे, मेरिडियम, तो ये जो है आपकी अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा होती है, इंटरनेशनल डेट लाइन इसको बोलते हैं, ये वाला, ठीक है। 180 मेरिडियम यामयोत्तर, याद रखिएगा इस चीज को, ठीक है। अगला प्रश्न लेते हैं, टूटता तारा उल्का है। क्या है टूटता तारा उल्का। तो ये जो है आपका, क्योंकि देखिए मैं डायरेक्ट आंसर बता रहा हूँ, क्योंकि मेरे पास 152 प्रश्न है आज आपके लिए, ठीक है। और ये वीडियो आपके यूपी टेट एग्जाम को देखते हुए काफ़ी महत्वपूर्ण होने वाला है पर्यावरण अध्ययन के लिए, ठीक है। तो देखिएगा, उल्काब जो पृथ्वी के वायुमंडल में प्रवेश करते ही आग पकड़ लेता है, ठीक है ना, ये आपका सही आंसर होगा। अगला प्रश्न है, एक नक्षत्र का रंग निर्भर करता है उसकी पृष्ठीय ताप पर। एक जो नक्षत्र होता है, देखिए जो नक्षत्र होता है उसका रंग जो है पृष्ठीय ताप पर। अब देखिए किसी तारे या नक्षत्र का रंग उसके पृष्ठीय ताप पर निर्भर करता है। नीला रंग सर्वाधिक ताप को इंगित करता है, मतलब जिसका रंग नीला होगा, जैसे शुक्र है, तो उस वो जो है सबसे ज्यादा उसमें ताप है, ठीक है ना, इस तरह से। जबकि पीला रंग सबसे कम ताप को इंगित करता है, और जिसका रंग पीला है वो सबसे कम ताप को इंगित करेगा, ठीक है। पृथ्वी का जुड़वा ग्रह इनमें से किसको कहा जाता है। याद रखिएगा, पृथ्वी का जुड़वा ग्रह जो है वो शुक्र को कहते हैं। शुक्र को सांझ का तारा, भोर का तारा, पृथ्वी की बहन, ये सारे नामों से जाना जाता है, इसका ध्यान दीजिएगा आप, ठीक है। अगला प्रश्न लेते हैं, दिन और रात होने का प्रमुख कारण है। तो दिन और रात होने का प्रमुख कारण है पृथ्वी का अपनी धुरी पे घूमना, ठीक है। दिन और रात जो होता है, पृथ्वी जब अपनी धुरी पे घूमती है तो उसी के कारण दिन और रात होता है, ठीक है। अगला प्रश्न लेते हैं, चंद्र ग्रहण ग्रहण होता है जब पृथ्वी सूर्य एवं चंद्रमा के बीच में आती है। याद रखिएगा, सूर्य एवं चंद्रमा के बीच में जब पृथ्वी आती है, इतना ध्यान दीजिए, सूर्य एवं चंद्रमा के बीच में जब ये पृथ्वी आ जाती है
तो उसका क्या होता है, चंद्र ग्रहण होता है। सूर्य एवं चंद्रमा के बीच में पृथ्वी का आना जो है वो चंद्र ग्रहण की प्रक्रिया है, ठीक है। ध्रुव तारा सभी मौसमों में स्थिर दिखाई देता है, क्योंकि ध्रुव तारा पृथ्वी के उत्तरी ध्रुव के अक्ष के ऊपर होता है। चाहे मौसम कोई भी हो, ध्रुव तारा स्थिर दिखाई देता है। इसका कारण ये कि ध्रुव तारा जो है वो पृथ्वी के उत्तरी ध्रुव के अक्ष के ऊपर है, इसलिए वो वहां पे हमेशा दिखाई आपको देता है। फिल इन द ब्लैंक्स, खाली स्थान जो है, एक वलय प्रणाली में घिरा हुआ जो अंतरिक्ष के हजारों किलोमीटर तक फैली है। शनि जो है वो एक वलय प्रणाली में घिरा हुआ है, ठीक है। शनि ग्रह के चारों ओर छोटे छोटे पत्थरों एवं धूल के कणों से निर्मित एक घेरा वलय पाया जाता है, जिनका विस्तार हजारों किलोमीटर तक है। यह आकाश में दूसरा सबसे बड़ा ग्रह है। इसके इर्द गिर्द वलयों की संख्या 7 है। मतलब अगर आपसे पूछा जाए कि शनि के इर्द गिर्द कितने वलय हैं, तो याद रखिएगा वो 7 हैं, ठीक है। और वलय का मतलब घेरे से है, ठीक है, जो हजारों किलोमीटर दूर तक यहाँ पे लिखा है कि पाया जा रहा है। यह आकाश में दूसरा सबसे बड़ा ग्रह है। इसके इर्द गिर्द वलयों की संख्या 7 है। इसका सबसे बड़ा उपग्रह टाइटन है। टाइटन सौर मंडल का दूसरा बड़ा उपग्रह है, ठीक है। अगला प्रश्न है, तारे का वर्ण निम्नलिखित में से किसका सूचक है? ताप का। वर्ण का मतलब जो रंग की बात यहाँ पे की गई है कि तारे का जो वर्ण है, जो तारा होता है ना आकाश में टिमटिमाता हुआ तारा, उसका जो वर्ण है, उसका जो रंग है वो ताप का मतलब हीट का जो है वो सूचक है। अगला प्रश्न है, ब्रह्मांड के अध्ययन को किस नाम से जाना जाता है? तो ब्रह्मांड के अध्ययन को कॉस्मोलॉजी के नाम से जाना जाता है। ये प्रश्न आपसे डायरेक्ट पूछा जाता है कि ब्रह्मांड का अध्ययन आपसे क्या कहलाता है? तो ब्रह्मांड का अध्ययन जो है वो आपसे कॉस्मोलॉजी कहलाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। हमारे सौरमंडल का सबसे निकटतम तारा कौन सा है? तो हमारे सौरमंडल का जो सबसे निकटतम तारा है वो प्रेक्सिमा सेंचुरी है। क्या है? प्रेक्सिमा सेंचुरी, ठीक है। प्रेक्सिमा सेंचुरी जो है सूर्य का निकटतम तारा है, जो सूर्य से 4.3 प्रकाश वर्ष दूर है। इसी प्रकार साइरस या डॉग स्टार पृथ्वी 9 प्रकाश वर्ष की दूरी पर स्थित है तथा सूर्य से 2 गुने द्रव्यमान वाला तारा है ये, ठीक है। तारामंडल सप्तऋषि को पश्चिमी निवासी किस नाम से जानते हैं? तारामंडल मतलब तारामंडल जो है सप्तऋषि को जो पश्चिम के निवासी हैं, वेस्टर्न जैसे अमेरिका वगैरह के लोग, किस नाम से? बिंग डिम्पर, ठीक है। सप्तऋषि, तारामंडल सप्तऋषि जिसको हम सप्तऋषि बोलते हैं, उसको पश्चिमी निवासी जो है वो किस नाम से जानते हैं? तो सप्तऋषि को जो पश्चिमी निवासी है वो बिंग डिम्पर के नाम से जानते हैं। इस बात का ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न है, सौर मंडल के बाहर साइरस नामक चमकीले तारे को कहते हैं डॉग स्टार। साइरस का दूसरा नाम ही है सौरमंडल के बाहर का चमकीला तारा, इसका नाम साइरस है। साइरस का दूसरा नाम जो है वो डॉग स्टार है, ठीक है। अगला प्रश्न है, सूर्य की सबसे बाहरी परत को क्या कहते हैं? सूर्य की सबसे बाहरी परत को जो हम कोरोना कहते हैं। वो वाला कोरोना नहीं कि खांसी और जुकाम वाला कोरोना पकड़ लिया, नहीं। ये सूर्य के सूर्य की जो सबसे बाहरी परत है हम उसकी बात कर रहे हैं, ठीक है। सूर्य की सबसे ऊपरी परत को क्या कहते हैं? सूर्य की सबसे ऊपरी, वही बाहरी या ऊपरी परत को हम कोरोना या किरीट कहते हैं। देखिए ये फिर से रिपीटेड क्वेश्चन है तो याद रखिएगा। मतलब बाहर का मतलब सबसे ऊपर वाला हिस्सा, ठीक है। देखिए एसएससी सीजीएल टियर 1 में 27 अक्टूबर 2016 को पूछा गया था, ठीक है। सौर ऊर्जा किसके द्वारा उत्पन्न होती है? तो संलयन प्रक्रिया, याद रखिएगा, जो संलयन होता है उसके द्वारा। सूर्य के चमकीले भाग को कहते हैं फोटोस्फीयर। सूर्य का जो चमकीला भाग है उसको आप बोलते हैं फोटोस्फीयर, ठीक है। सूर्य का प्रकाश पृथ्वी तक कितने मिनट में पहुंच जाता है? तो 8 मिनट। कहीं कहीं 8.5, 8.6 इस तरह से करके दिया होता है, लेकिन 8 मिनट अगर जहां पे है वो सबसे सटीक ऑप्शन है आपका, ठीक है। बुध सूर्य से पहला ग्रह है। जैसे जब आप करेंगे ना ग्रहों का, जब आप क्रम में लगाएंगे, ठीक है, तो आप देखिएगा बुध है सूरज के हिसाब से, सूर्य से दूरी के हिसाब के अनुसार जो आरोही क्रम है आपका, मैं आपको बता दे रहा हूँ कि सबसे पहले बुध आएगा, फिर शुक्र, फिर पृथ्वी, मंगल, ठीक है। बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, उसके बाद बृहस्पति, शनि, अरुण और वरुण। ये 8 ग्रह हैं आपके जो सूरज से दूरी के हिसाब से, मतलब आरोही क्रम में सूरज से जो दूरी का मतलब, सूरज के बाद जो पहला ग्रह उसके सामने खड़ा है वो है आपका बुध, उसके बाद है शुक्र, उसके बाद तीसरे नंबर पे पृथ्वी आती है, उसके बाद आपका मंगल आता है, उसके बाद आपका बृहस्पति, उसके बाद शनि, उसके बाद अरुण और फिर लास्ट में वरुण। ये 8 ग्रह हैं, ठीक है।
सबसे गर्म गर्म ग्रह का नाम क्या है? सबसे गर्म ग्रह का नाम है शुक्र। शुक्र जो है सबसे गर्म ग्रह है। आकार के अनुसार शुक्र हमारे सौर मंडल में किस नंबर पे है? आकार के अनुसार जो है, आकार के अनुसार शुक्र हमारे हाँ, आकार के अनुसार सूर्य हमारे सॉरी शुक्र हमारे सौर मंडल में कितने नंबर पे है? तो याद रखिएगा ये 6वें नंबर पे है आकार के हिसाब से, ठीक है। शुक्र सूर्य से, अब अभी मैंने बताया शुक्र सूर्य से कौन सा ग्रह है? दूसरा है, सिंपल सी बात है। शुक्र जो देखिए, सबसे पहले आपका बुध, फिर शुक्र, फिर पृथ्वी, फिर मंगल, ठीक है। बृहस्पति, शनि, अरुण और वरुण, यही 8 ग्रह हैं, ठीक है। तो आप ऑप्शन नंबर ए जो है आपका वो बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न है, इनमें से किस ग्रह का कोई उपग्रह नहीं है? आपसे पूछा गया है कि इनमें से किस ग्रह का कोई उपग्रह नहीं है। तो शुक्र का जो है वो कोई उपग्रह नहीं है। पृथ्वी सूर्य से तीसरा, अभी बताया हूं, पृथ्वी सूर्य से जो है तीसरा ग्रह है। पृथ्वी की परिधि लगभग कितनी है? परिधि पूछा जा रहा है, ठीक है, आपसे। तो 40,000 किलोमीटर पृथ्वी की जो परिधि है वो 40,000 किलोमीटर। पृथ्वी अपनी धुरी के चारों तरफ किस दिशा में घूमती है? याद रखिएगा पश्चिम से पूरब की तरफ घूमती है। इसीलिए हम कहते हैं कि सूर्य हमको पूरब से निकलता हुआ दिखाई देता है, पश्चिम से पूरब की तरफ। पृथ्वी को किस नाम से जाना जाता है? पृथ्वी को नीला ग्रह के नाम से जाना जाता है। ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न लेते हैं, सूर्य ग्रहण कब होता है? अभी हम चंद्र ग्रहण पढ़े थे। चंद्र ग्रहण में क्या पढ़े थे कि जब चंद्रमा और सूर्य के बीच पृथ्वी आती है। अब सूर्य ग्रहण कब होता है? सूर्य और पृथ्वी के बीच में जब चंद्रमा आ जाता है। बस इतना से याद रखिएगा दोनों को, ठीक है। पृथ्वी की सबसे ऊपरी कठोर सतह है लिथोस्फीयर, इसको आप बोलते हैं, याद रखिएगा लिथोस्फीयर। हाइड्रोस्फीयर तो पानी का है, बायोस्फीयर अलग चीज़ है, एटमॉस्फेयर अलग चीज़ है, ये लिथोस्फीयर है, लिथो, ठीक है। पृथ्वी की सबसे ऊपरी परत, ठोस परत जो है। पृथ्वी की परपटी का आधा भाग किस खनिज से बना हुआ है? फेल्डस्पर, ठीक है। अगला प्रश्न है, क्योंकि मेरे पास प्रश्न ज़्यादा है इसलिए मैं थोड़ा जल्दी जल्दी कर रहा हूँ। सूर्य और पृथ्वी की मध्यमान दूरी सन्निकटता है 14,96,00,000 किलोमीटर। 14,96,00,000 किलोमीटर, लगभग लगभग जो है 15 करोड़ के आसपास, 15 करोड़ किलोमीटर के आसपास। आकार के संदर्भ में मंगल का हमारे सौर मंडल में स्थान है। आकार के संदर्भ में आपसे पूछा गया है कि आकार के संदर्भ में मंगल का जो हमारे उसमें 7वां स्थान है, ठीक है। कौन सा ग्रह लाल ग्रह के नाम से जाना था? जब भी बात आ जाए लाल ग्रह की तो आपका मंगल लाल ग्रह है, ठीक है। नीला ग्रह शुक्र, पृथ्वी की बहन शुक्र, सांझ का तारा शुक्र, भोर का तारा शुक्र, याद रखिएगा। इनमें से सबसे छोटा ग्रह कौन सा है? तो मंगल सबसे छोटा ग्रह है। निम्नलिखित में कौन सा एक आंतरिक ग्रह नहीं है? शनि। अब देखिए आंतरिक और बाह्य, यहाँ से मैं आपको एक चीज समझा दे रहा हूँ। बुध शुक्र और पृथ्वी लिखा है यहाँ पे। देखिए जो सूरज से आरोही क्रम में 4 है, मतलब बुध, शुक्र, पृथ्वी और उसके बाद मंगल, ये 4 जो है आपके आंतरिक ग्रह हैं। उसके बाद वाले जो 4 हैं मतलब बृहस्पति, शनि, अरुण और वरुण, उनको हम बाह्य ग्रह बोलते हैं, ठीक है, याद रखिएगा। आकार के संदर्भ में शनि को हमारे सौर मंडल में कौन सा स्थान मिला है? दूसरा। आकार में ये दूसरा सबसे बड़ा ग्रह है, और जो आपका बृहस्पति है वो पहला। इनमें से सबसे ठंडा ग्रह कौन सा है? वरुण। सबसे ठंडा ग्रह की बात करेंगे तो वरुण। यूरेनस सूर्य से 7वां ग्रह है, गिन लीजिए। सूर्य के हिसाब से जैसे मैंने आपको बताया कि बुध पहला, शुक्र दूसरा, पृथ्वी तीसरा, मंगल चौथा, बृहस्पति 5वां, ठीक है, शनि 6वां, अरुण 7वां, वरुण 8वां। तो अब यूरेनस पूछा है, यूरेनस अब बोलते किसको है? अरुण को, और नेपच्यून वरुण को।
किस ग्रह को बौना ग्रह कह के? प्लूटो, ठीक है, प्लूटो बौना ग्रह, सीधा सा प्लूटो। निम्नलिखित में से कौन सी रेखा भारत के लगभग आधे हिस्से से होकर गुजरती है? तो कर्क रेखा की बात की जा रही है, कर्क रेखा, ठीक है। और एक बात और याद रखिएगा कि जो आपकी कर्क रेखा है, आपसे ये पूछा जा सकता है कि ये भारत के कितने राज्यों से होकर गुजरती है? तो ये भारत के 8 राज्यों से होकर गुजरती है। उसकी ट्रिक भी मैं आपको बता दे रहा हूँ, अगर आपको पता करना है तो कैसे आप करेंगे। इसका ट्रिक है मित्र पर गमछा झार। मित्र, ध्यान से सुनिएगा, मित्र पर गमछा, गमछा आप लोग लगाते होंगे, झार, ट्रिक समझिएगा। मी से मिजोरम, त्र से त्रिपुरा, ठीक है, मिजोरम त्रिपुरा। उसके बाद पश्चिम बंगाल और फिर राजस्थान र से, ठीक है। ग से गुजरात, म से मध्य प्रदेश, छ से छत्तीसगढ़ और जो है आपका झार से पूरा झारखंड। तो याद रखिएगा, मित्र पर गमछा झार, मिजोरम, त्रिपुरा, पश्चिम बंगाल, राजस्थान, गुजरात, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और झारखंड। आप गिन लीजिएगा, ये कुल 8 होंगे। अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा महासागर के बीच से होकर गुजरती है। अंतर्राष्ट्रीय जो तिथि रेखा आपसे पूछी गई है कि अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा जो है वो किस महासागर के से होकर गुजरती है? तो प्रशांत महासागर से होकर गुजरती है, जिसको आप अभी मैंने बताया 180 मेरिडियम यामयोत्तर जो रेखा है उसको आप अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा बोलते हैं, जो कि प्रशांत महासागर के बीच से होकर गुजरती है। ध्यान दीजिएगा इस चीज़ का। भारत में सबसे छोटा दिन कब होता है? तो 22 दिसंबर को। देखिए, हम उत्तरी गोलार्ध में हैं, जब हमारे यहाँ सबसे छोटा दिन होगा तो दक्षिणी गोलार्ध में वो सबसे बड़ा दिन होगा। दक्षिणी गोलार्ध में 22 दिसंबर सबसे बड़ा दिन होता है, ठीक है। उत्तरी गोलार्ध में सबसे छोटा दिन उत्तरी गोलार्ध में, अभी सॉरी एक मिनट ज़रा ऊपर देख लेने दीजिए। भारत में सबसे छोटा दिन 22 दिसंबर, ठीक है, बढ़िया है। तो हम उत्तरी गोलार्ध में ना, तो सही, तो 22 दिसंबर ही होगा, ठीक है ना, सबसे छोटा दिन। चलिए अगला प्रश्न लेते हैं। उत्तरी गोलार्ध में वर्ष का सबसे लंबा दिन 21 जून। हम लोग उत्तरी गोलार्ध में, हम बार बार कह रहे हैं कि जो भारतवासी हैं, ठीक है, हम उत्तरी गोलार्ध में हैं, तो हमारे यहाँ सबसे जो लंबा दिन होता है वो 21 जून का होता है, ठीक है। हिंद महासागर की सबसे गहरी खाई कौन सी है? हिंद महासागर की सबसे गहरी खाई कौन सी है? तो जावा खाई, याद रखिएगा, जावा खाई, ठीक है। अब अगर आपसे ये इसको सुंडा या जावा खाई के नाम से बोला जाता है, और इसकी जो गहराई है वो 7,725 मीटर है, जो कि हिंद महासागर का सबसे गहरा बिंदु है। इस बात को याद रखिएगा, ठीक है। अगला प्रश्न लेते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा आग्नेय चट्टान का उदाहरण है? तो आग्नेय चट्टान का उदाहरण आपसे पूछा गया है, निम्न में से कौन सा जो है आपका आग्नेय चट्टान का उदाहरण है? तो आग्नेय है आपका ए बेसाल्ट। अब समझ लीजिए, आग्नेय चट्टान का निर्माण जो होता है वो ज्वालामुखी से निकलने वाले लावे के कारण होता है, ठीक है। इन चट्टानों में खनिज पदार्थों की अधिकता होती है। इन चट्टानों का उदाहरण है ग्रेनाइट, बेसाल्ट और पेग्मेटाइट। तो अगर आपसे पूछा जाए आग्नेय चट्टान, तो 3 याद रखिएगा कम से कम, कि आपका जो है बेसाल्ट है, ठीक है, ग्रेनाइट है और पेग्मेटाइट है, ठीक है। अगला प्रश्न देखते हैं। निम्न में से कौन सा कायांतरित शैल का उदाहरण है? कायांतरित शैल का उदाहरण जो है आपका संगमरमर है। अब थोड़ा इसकी व्याख्या देख लीजिए कि जब ज्वालामुखी क्रिया के फलस्वरूप तत्व, मतलब जो मैग्मा बाहर निकलता है, तो मैग्मा के संपर्क क्षेत्र की चट्टानें रूपांतरित हो जाती हैं, ठीक है। जो उसके संपर्क क्षेत्र में चट्टानें आती हैं तो रूपांतरित, उसी को कायांतरित मतलब बदली हुई, ठीक है। तो इस प्रकार से रूपांतरण को के कारण चूना पत्थर संगमरमर में परिवर्तित हो जाता है। ध्यान से देखिएगा, चूना पत्थर जो होता है वो संगमरमर में बदल जाता है। किसके कारण? जो ज्वालामुखी से निकलने वाला मैग्मा है, जब वो चट्टानों के संपर्क में आता है तो जो है चट्टानें रूपांतरित हो जाती हैं। इस प्रकार के रूपांतरण के कारण चूना पत्थर जो है वो संगमरमर में परिवर्तित हो जाता है। चूना पत्थर जो है अवसादी, तलछटी या परतदार चट्टानों का उदाहरण है। संगमरमर जिसका रूपांतरित रूप है, ठीक है। पिघले हुए मैग्मा से निर्मित चट्टान है आग्नेय। आग्नेय, ठीक है, पिघले हुए मैग्मा से। देखिए, पृथ्वी के अंदर उत्पन्न हलचल के फलस्वरूप पृथ्वी के अंदर उपस्थित लावा के बाहर आने को ज्वालामुखी की संज्ञा दी जाती है।
ज्वालामुखी से निकलने वाला लावा जो है उसको मैग्मा भी कहते हैं, और जब मैग्मा बाहर आता है तो ठंडा होने के पश्चात आग्नेय शैल का निर्माण करता है। पृथ्वी तल के नीचे पिघले हुए पत्थर को क्या कहा जाता है? पृथ्वी तल के नीचे पिघले हुए पत्थर को मैग्मा बोलते हैं, लावा, मैग्मा। पृथ्वी की सबसे बाहरी परत को क्या कहते हैं? पृथ्वी की सबसे बाहरी परत को पपड़ी कहते हैं, पपड़ी, क्रस्ट। पृथ्वी की पपड़ी में सबसे ज्यादा पाया जाने वाला धातु कौन सा है? तो जो पृथ्वी की पपड़ी है उसमें सबसे मुख्य रूप से पाया जाने वाला जो धातु है, सबसे ज्यादा जो पाया जाने वाला धातु है वो क्या है? वो है एल्यूमिनियम। क्रस्ट में जो सबसे ज्यादा पाया जाता है वो आपका एल्यूमिनियम पाया जाता है। अगला प्रश्न लेते हैं, जियोलाइट क्या है? जियोलाइट जो है आपका हाइड्रेटेड सोडियम एल्यूमिनियम सिलिकेट है। देखिए, जियोलाइट एक प्रकार की धातु है जो ज्वालामुखी पहाड़ से निकली चट्टानों की कंदराओं में पाई जाती है। कंदरा समझते हैं ना, गुफाएं जो टाइप का होता है, वास्तव में ये हाइड्रेटेड सोडियम एल्यूमिनियम सिलिकेट है। ठीक है, हाइड्रेटेड जो जियोलाइट है, हाइड्रेटेड सोडियम एल्यूमिनियम सिलिकेट। जब ग्रेफाइट चट्टानें रूपांतरित होती हैं तो उनसे क्या बनता है? तो यहाँ पे बोला गया कि जो ग्रेफाइट चट्टानें परिवर्तित होती हैं उनसे बनता क्या है? इसको बोलते हैं नाइस। ग्रेफाइट मणिभीय दानेदार शिला होती है जिसका प्रमुख अवयव जो है क्वार्ट्ज होता है। यह आग्नेय पाषाण है, मतलब पत्थर है। ग्रेफाइट पृथ्वी के प्रत्येक भाग में पाया जाता है। भारत में यह प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। तमिलनाडु के तंजावुर नगर में स्थित बृहदेश्वर मंदिर का बृहदेश्वर मंदिर मतलब ऐसा पहला मंदिर है जो ग्रेफाइट पत्थर से बना हुआ है। निम्नलिखित में से कौन सा आग्नेय शैल नहीं है? आग्नेय, निम्नलिखित में से कौन सा आग्नेय शैल नहीं है? तो डोलोमाइट आग्नेय शैल नहीं है। देखिए, डोलोमाइट आग्नेय शैल नहीं है बल्कि अवसादी शैल है। चट्टान चूर्णों के अवसाद के रूप में जमा होकर परतों में बदल जाने के फलस्वरूप अवसादी शैल का निर्माण होता है। ठीक है, संगमरमर फिल इन द ब्लैंक्स की एक कायांतरित। देखिए, अभी मैंने बताया कि संगमरमर जो है वो चूना पत्थर से बना हुआ होता है। जब चूना मैग्मा के संपर्क में चूना पत्थर आता है तो इससे कायांतरित चट्टान, कायांतरित उसका जो रूप होता है वो संगमरमर बन जाता है। अगला प्रश्न है, मैग्मा के ठंडे होकर घनीभूत हो जाने पर किस प्रकार की शैल का निर्माण होता है? तो जब मैग्मा जो है आपका हाँ घनीभूत हो जाता है तो ये जो है आपका आग्नेय शैल कहलाता है। ठीक है, आग्नेय शैल। अगला प्रश्न लेते हैं, ग्रेनाइट किस प्रकार की शैल है? तो ग्रेनाइट आग्नेय है, चट्टान। संगमरमर किस प्रकार की शैल है? कायांतरित है। इनमें से कौन सी अवसादी शैल है? फिर से आ गया कि इनमें से कौन सी अवसादी शैल है? तो शैल, पत्थर। भूकंप मापा जाता है रिक्टर पैमाने में। भूकंप जो है रिक्टर पैमाने में नापा जाता है। रिक्टर पैमाने में किसकी तीव्रता नापी जाती है? तो भूकंप की। ठीक है, सुनामी एक कारण है। तो सुनामी जो है समुद्र तल में भूकंप का एक कारण है। कौन सी प्राकृतिक आपदा नहीं है? भूकंप, सुनामी, चक्रवात। तो है शॉर्ट सर्किट से लगी आग जो है ये प्राकृतिक आपदा नहीं है। भूकंप की तरंगों को निरूपित करता है सिस्मोग्राफ। सिस्मोग्राफ एक यंत्र है जो भूकंप की तरंगों को क्या करता है? वो निरूपित करता है। अगला प्रश्न है, पृथ्वी की परत की भीतर की हलचल का अध्ययन किसके द्वारा किया जाता है? भूकंप विज्ञान के द्वारा पृथ्वी के भीतर की हलचल का अध्ययन किया जाता है। अगला प्रश्न लेते हैं, सुनामी नाम किसे दिया गया? तो समुद्र के नीचे की जो तरंगे होती हैं उसको। ऑप्शन डी जो है आपका वो सही है। अगला प्रश्न है, वायुमंडल का प्रमुख स्तर जो पृथ्वी तल के नजदीक है उसको बोलते हैं क्षोभमंडल। ये लगभग पृथ्वी से 18 किलोमीटर तक पाया जाता है। वायुमंडल की कौन सी परत प्रकाश की पराबैंगनी किरणों को पृथ्वी की सतह पर आने से रोकती है? तो उसको आप बोलते हैं समताप मंडल। इसी में ओजोन लेयर होती है जो कि सूर्य से आने वाली पराबैंगनी किरणों को रोकती है। ठीक है, वायुदाब नापने वाला यंत्र किस नाम से जाना जाता है? तो बैरोमीटर, वायुदाब। ठीक है, एयर प्रेशर जिसको आप बोलते हैं, वायुदाब, एयर प्रेशर। इसको नापने वाला जो यंत्र है इसको आप बोलते हैं बैरोमीटर। अगला प्रश्न है, वायुमंडल के 99% भाग पर किन दो गैसों का विस्तार है? एक तो ऑक्सीजन और एक नाइट्रोजन। क्योंकि नाइट्रोजन 78% मात्रा में और ऑक्सीजन को आप अगर 21 रखेंगे तो 78 में 21 जोड़ेंगे, 78 में 21 को ऐड करेंगे तो इट वुड बिकम 99%। ओके, पृथ्वी के वातावरण की किस सतह में ओजोन परत पाई जाती है? स्ट्रेटोस्फीयर, जिसको समताप मंडल भी बोलते हैं। ठीक है, याद रखिएगा इसको।
अधिकतर पेड़ पौधे पाए जाते हैं स्थल मंडल में। वायुमंडल में नाइट्रोजन गैस का प्रतिशत कितना है? 78.09%। लगभग यही आपका दिया रहता है ज़्यादातर हर जगह पे। डायरेक्ट प्रश्न है ये। हवा का एक तीव्र तीव्र भंवर जो समताप मंडल में बनता है और अंटार्कटिका के ऊपर छाया रहता है, कहा जाता है ध्रुवी बवंडर। ध्रुवी बवंडर, ऑप्शन नंबर बी आपका सही होगा। अगला प्रश्न है, वायुमंडल की सबसे निचली परत कहलाती है, उसको बोलते हो आप निचली। ठीक है, वायुमंडल की जो है सबसे निचली परत के बारे में आपसे पूछा गया है। ठीक है, वायुमंडल की सबसे निचली परत क्या कहलाती है? ए है आपका क्षोभ मंडल, जिसमें मौसम संबंधी घटनाएं होती हैं। ठीक है, ए है आपका ऑप्शन ए। वायुमंडल का कौन सा भाग प्रकाश की पराबैंगनी किरणों को पृथ्वी की सतह पर आने से रोकता है? तो उसको समताप मंडल आप बोलते हैं। ठीक है, पृथ्वी के वायुमंडल में निम्नलिखित में से किस गैस का प्रतिशत अन्य गैसों की तुलना में अधिक है? बार बार ये क्वेश्चन रिपीट हुआ है, इसलिए मैं इस क्वेश्चन को डाल रखा हूं। तो ये है नाइट्रोजन, 78.09%। अभी आपको ऊपर बताया गया है। निम्न में से कौन सा सागर यूरोप को अफ्रीका से अलग करता है? तो भूमध्य सागर यूरोप को अफ्रीका से अलग करता है। ठीक है, और पर्वत की बात की जाएगी तो यूराल पर्वत है। एक मिनट, यहाँ पे यूरोप को अफ्रीका से, तो ये भूमध्य सागर है, सॉरी। और वो जो एशिया और यूरोप को अलग करेगा तो वो यूराल पर्वत है, जिसको आप यूरेशिया बोलते हो कंबाइंड रूप से। ठीक है, मृत सागर क्या है? ऐसा सागर जिसका पानी जहरीला होता है, ऐसा सागर जो सभी महासागरों से ज़्यादा नमकीन है और इसमें कोई डूब नहीं सकता। ऑप्शन नंबर बी जो है आपका बिल्कुल सही है, ये वाला। कोई बात नहीं है, ठीक है, आगे बढ़ते हैं। प्रश्न थोड़ा ज़्यादा है इसलिए मैं जल्दी जल्दी करा रहा हूँ, और आप लोग करने की कोशिश करिएगा। किसी तरह के किसी भी प्रश्न में कोई भी दिक्कत हो तो आप ज़रूर बताइएगा, कमेंट ज़रूर करिएगा। महासागरों में निम्न में से कौन सा लवण सर्वाधिक मात्रा में पाया जाता है? तो सोडियम क्लोराइड जो है महासागरों में सर्वाधिक पाया जाता है, NaCl, सोडियम क्लोराइड। ऑप्शन नंबर डी जो है आपका सही है। अगला प्रश्न है, 71% पृथ्वी का तल ढका हुआ है जल से। जो हमारे पृथ्वी पे लगभग 71% पानी है। ठीक है, महासागर पृथ्वी पृष्ठ की अधिकांश जगह आवृत किया गया है, जो लगभग 3/4 है। ठीक है, महासागर जो है बोला गया ना 3/4 है, 3 हिस्सा। अगर पृथ्वी के 4 हिस्से करेंगे तो 3 जगह जो है आपका महासागर मिलेगा। समुद्र का कितना प्रतिशत जल पीने योग्य है, मतलब पोर्टेबल वाटर है? 0.6%। इस बात का ध्यान दीजिएगा। ठीक है, 0.6%। निम्नलिखित में से कौन सा महासागर ऑस्ट्रेलिया के पश्चिम और अफ्रीका के पूर्व में स्थित है? तो हिंद महासागर जो है वो ऑस्ट्रेलिया के पश्चिम और अफ्रीका के पूर्व में स्थित है, हिंद महासागर। ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न है, विश्व की सबसे गहरी समुद्री खाई कौन सी है दुनिया की? पूछा है तो मरीना की खाई, मरीना ट्रेंच, जो कि प्रशांत पैसिफिक ओशन में, प्रशांत महासागर में है। सबसे बड़े और सबसे गहरे महासागर का क्या नाम है? प्रशांत महासागर। गर्म एवं ठंडी समुद्र धाराएं किसके कारण चलती हैं? तो प्रचलित हवाओं, पृथ्वी के घूर्णन, समुद्र के जल के घनत्व में परिवर्तन, या सभी? तो सभी विकल्प इसके सही हैं। पेड़ों की कतारों के बीच की फसलें उगाने को क्या कहते हैं? उसको तोंगिया प्रणाली कहते हैं। मतलब जो पेड़ों की कतार है उसके बीच बीच में अगर हम फसल उगाते हैं तो उसको हम बोलते हैं तोंगिया प्रणाली। इस क्वेश्चन को ध्यान से रखिएगा, ये एच टेट में आपसे पूछा गया था, एच टेट और सीजी टेट दोनों में पूछा जा चुका है ये। झूम खेती होती है मेघालय में। झूम की खेती जो होती है ना बिहार में, ना केरल में, तमिलनाडु में, ये होती है आपके मेघालय में। अगला प्रश्न है, निम्न में से किस मृदा का निर्माण लावा के द्वारा होता है? तो काली मिट्टी जो है उसका निर्माण जो है आपका लावा के द्वारा होता है। अगला प्रश्न है, निम्न में से किस मिट्टी का विस्तार भारत के सर्वाधिक क्षेत्र पर है? तो जलोढ़ मिट्टी। ठीक है, जलोढ़ मिट्टी का विस्तार जो है भारत के सर्वाधिक क्षेत्र पर है। कार्यकारी रूप से शुष्क मिट्टी की क्या विशेषता है? तो मिट्टी के लवण सांद्रता अधिक होती है, मिट्टी के लवण में जो है सांद्रता अधिक होती है। कोई किसान उर्वरकों और कीटनाशकों का अधिक उपयोग करके अपने खेतों में बार बार धान की फसल उगा रहा है, ऐसा करने से उसके खेतों की मृदा क्या हो जाएगी? ऐसा करने से जो है उसके खेतों की मृदा क्या हो जाएगी? तो ये जो हो जाएगी आपकी बंजर। क्या होगी? बंजर हो जाएगी, बंजर। सी ऑप्शन सही है। पीछे से हमारी बहन भी बोल रही हैं, वो भी प्रिपरेशन कर रही हैं, तो सीधे बता रही है आंसर डायरेक्ट। ठीक है, निम्न में रबी की फसलें हैं,
चना और गेहूँ, इसको हम रबी की फसलें कहते हैं। अब देखिए, रबी और खरीफ की फसलों, रबी की फसल के अंतर्गत जो है आपका गेहूं, चना, आलू, मटर, सरसों, मसूर आदि आते हैं। इन फसलों की बुआई जो है अक्टूबर नवंबर में की जाती है तथा मार्च अप्रैल में काट ली जाती है। रबी की फसलें याद रखिएगा, ठीक है। किस मृदा में जल धारण की क्षमता अधिक होती है? तो चिकनी मिट्टी जो होती है उसमें जल धारण मतलब जल को सोखने की क्षमता ज्यादा होती है। निम्न में से किसमें उद्यान कृषि का अध्ययन किया जाता है? तो उद्यान कृषि का जो अध्ययन है वो हॉर्टिकल्चर में किया जाता है, ठीक है ना। बागवानी के लिए कौन से प्रकार का उर्वरक उपयोगी होता है? आपसे पूछा गया है कि बागवानी के लिए कौन से प्रकार का उर्वरक उपयोगी होता है? तो वार्मी कंपोस्ट जो होता है, डी ऑप्शन जो है आपका वर्मी कंपोस्ट। अभी एग्जैक्टली होता क्या है थोड़ा सा समझ लीजिए कि बागवानी कृषि के अंतर्गत विभिन्न प्रकार के फल, सब्जियां, कंदमूल, फसलें, फूल आदि को उगाया जाता है। इस कृषि में मृदा को बचाने एवं उपजाऊ बनाने के लिए आवश्यक है कि किसान अधिक से अधिक जैविक खादों का प्रयोग करें तथा रासायनिक खाद, यूरिया, सोडियम, डीएपी का प्रयोग कम से कम किया जाए। किसानों को चाहिए कि वर्मी फार्म कंपोस्ट का अधिक से अधिक प्रयोग करें। वर्मी फार्म केंचुओं द्वारा तैयार किया जाता है। अगला प्रश्न है, काली मिट्टी और किस नाम से जानी जाती है? तो काली मिट्टी को हम रेगुर मिट्टी के भी नाम से जानते हैं, ठीक है, याद रखिएगा। काली मिट्टी को रेगुर मिट्टी के भी नाम से जाना जाता है। अगला प्रश्न है, भारतवर्ष में खरीफ की फसल की कटाई वर्ष के किन महीनों में की जाती है? देखिए, अभी हमने रबी की फसल की बात की कि बुआई जो होती है अक्टूबर नवंबर में होती है, मार्च अप्रैल में काट ली जाती है। तो अगर हम खरीफ की फसल की बात करेंगे तो ये फसलें वर्षा ऋतु मतलब जून जुलाई में बोई जाती हैं और अक्टूबर नवंबर में काट ली जाती हैं, ठीक है। इसके उदाहरण है चावल, मक्का, कपास, अरहर, प्याज, मूंगफली आदि, ठीक है। भारत में हरित क्रांति का जनक किसे कहा जाता है? तो भारत में हरित क्रांति का जो जनक है वो नॉर्मन बोरलॉग, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी आपका सही है। भारत में हरित क्रांति की शुरुआत सन 1966-67 में हुई। हरित क्रांति को प्रारंभ करने का श्रेय नोबेल पुरस्कार विजेता, ये नोबेल पुरस्कार के विजेता भी हैं, नॉर्मन बोरलॉग को जाता है। हरित क्रांति से अभिप्राय देश के सिंचित एवं असिंचित कृषि क्षेत्रों में अधिक उपज देने वाले संकर तथा बौने बीजों के उपयोग से फसल उत्पादन में वृद्धि करना है। अगला प्रश्न है, भारत में लाख का उत्पादन सबसे अधिक कहाँ होता है? तो लाख जो है एक प्रकार की चीज है जो खास करके झारखंड में इसका उत्पादन होता है। शुष्क भूमि कृषि के लिए निम्नलिखित में से कौन सी फसल उपयुक्त है? रागी। शुष्क जहाँ पे कृषि भूमि है उसके लिए जो है आपका रागी, ठीक है। और ये ऐसी फसल है जहाँ पे वार्षिक वर्षा जो है 20 इंच या इससे कम हो, तो वहाँ पे आप इसको उगा सकते हो। जायद कृषि किस ऋतु तक होती है? जायद कृषि जो है वो आपका अप्रैल से जून तक होती है। वर्ष में मुख्यतः 3 फसलें पैदा की जाती हैं जो कि रबी की फसल, खरीफ की फसल और जायद की फसल है। इसका समय जो है मार्च से जून, कहीं कहीं मार्च से जून दिया होता है, ठीक है। तो अप्रैल से जून दिया, तो चलिए इसको भी हम ले लेंगे। और फसलें इसमें है मूंग, उड़द, तरबूज, ककड़ी, खीरा, ठीक है। जायद की फसलें हैं ये, जायद। हमारे देश में निम्नलिखित में से कौन सा ठंडा रेगिस्तान है? तो लद्दाख को हम ठंडा रेगिस्तान के नाम से भी जानते हैं। कोटोपैक्सी एक जागृत ज्वालामुखी है जो स्थित है एंडीज में, कोटोपैक्सी एंडीज, ठीक है। ज्वालामुखी पर्वतमाला सामान्यतः कहाँ पाई जाती है? तो प्रशांत महासागर में, ठीक है। ज्वालामुखी से निकले पिघले लावे के ठोसीकरण से बनी चट्टान किसका उदाहरण है? बेसाल्ट चट्टान का, ठीक है। पिग्मेटाइट, बेसाल्ट बताया हूं ना अभी, यही है। अगला प्रश्न है, एक ऐसा ज्वालामुखी जिसके फिर से फूटने की उम्मीद नहीं है उसे कहा जाता है विलुप्त ज्वालामुखी, मतलब वो धीरे धीरे खत्म हो गया, वो फूटेगा नहीं, खत्म हो गया वो, ठीक है, विलुप्त ज्वालामुखी। निम्न में से किस स्थलाकृति का निर्माण हिमानी द्वारा हुआ है? तो यू आकृति की घाटी। और वी आकृति की घाटी का निर्माण किसके द्वारा हुआ है? जरा कमेंट करके बताइएगा। भारत में हिमालय की सबसे ऊंची चोटी का नाम क्या है? केटू, ठीक है, केटू, माउंट केटू। माउंट एवरेस्ट के बारे में सही कथन चुनिए। यह नेपाल का भाग है और इसकी चोटी की ऊंचाई लगभग 8,848, तो इसको 8,900 आप बोल दे रहे हैं तो कोई बात नहीं है। माउंट एवरेस्ट एक भाग है नेपाल का, और नेपाल में जो है माउंट एवरेस्ट को सागर माथा के नाम से जाना जाता है, सागर माथा।
इनमें से विश्व का सबसे ऊंचा पठार कौन सा है? वो तिब्बत का पठार है, ठीक है, तिब्बत प्लेट्यू। पृथ्वी पर माउंट एवरेस्ट सबसे ऊंची पर्वत चोटी है। यह समुद्र तल से ऊंचाई पर है 8,848 मीटर की। भारत में किस किस क्षेत्र में अधिकतम भूस्खलन की घटनाएं होती हैं? तो हिमालय में भूस्खलन की सर्वाधिक घटनाएं होती हैं। अगला प्रश्न है, हिमालय पर्वत किस प्रकार के पर्वत का उदाहरण? तो हिमालय पर्वत जो है वो परतदार परतदार, ठीक है ना, उसका उदाहरण है। माउंट आबू जो एक पर्वतीय स्थल है, कौन सी पर्वत श्रृंखला पर स्थित है? तो अरावली। माउंट आबू जो है आपका राजस्थान में पाया जाता है, तो ये जो है आपका किस उस पे है? तो अरावली, ठीक है। नंदा देवी चोटी किस राज्य में से? तो नंदा देवी चोटी जो उत्तराखंड में है। भारत के सबसे पुराने पहाड़ कौन से हैं? तो अरावली भारत का सबसे पुराना पहाड़ है। नाथुला दर्रा स्थित है, नाथुला दर्रा स्थित है इंडिया में, ठीक है। आर्कटिक मरुस्थल किसका दूसरा नाम है? टूंड्रा का। आर्कटिक मरुस्थल दूसरा नाम है टूंड्रा का, ठीक है। पृथ्वी पर सबसे शुष्क स्थान कौन से देश में? चिली में, ठीक है, चिली में। एशिया के सबसे बड़े मरुस्थल का नाम बताइए। तो एशिया का सबसे बड़ा मरुस्थल जो है वो गोबी है, गोबी, ठीक है, गोभी मत पढ़ लीजिएगा, ये है गोबी, ठीक है, ये जो है गोबी है। अब गोबी मरुस्थल संसार का 5वां बड़ा और एशिया का सबसे बड़ा रेगिस्तान है। गोबी मरुस्थल एशिया महाद्वीप में चीन के कब्जे वाले तिब्बत और मंगोलिया के अधिकांश भाग पर फैला हुआ है। गोबी मरुस्थल विश्व का सबसे बड़ा मरुस्थल है। इसका एक भाग ऑस्ट्रेलिया में और एक भाग किस में आता है? मंगोलिया में, ठीक है। इसका एक भाग निम्नलिखित में से किस देश में आता है? सॉरी, तो अभी हमने बात की चीन और उसमें, तो मंगोलिया है और एक चाइना है। चाइना का जो कब्जे में जो तिब्बत है उसमें। गोवा के दक्षिण का पश्चिमी घाट कहलाता है मालाबार। गोवा के दक्षिण का पश्चिमी घाट, दक्षिण का पश्चिमी घाट किसके? गोवा के, उसको आप मालाबार तट के नाम से जानते हैं। भारतीय प्रायद्वीप क्षेत्र में निम्नलिखित राज्य सम्मिलित हैं। तो भारतीय प्रायद्वीप जो क्षेत्र है उसमें तमिलनाडु, केरल, ठीक है, और कर्नाटक और आंध्र प्रदेश। वह भूमि जो 3 तरफ से पानी से घिरा है उसको हम प्रायद्वीप कहते हैं, इसको याद रखिएगा। भारतीय प्रायद्वीप पूर्व में बंगाल की खाड़ी, पश्चिम में अरब सागर एवं दक्षिण में हिंद महासागर से घिरा हुआ है। और भारतीय प्रायद्वीप के अंतर्गत आंध्र प्रदेश, केरल, कर्नाटक, तमिलनाडु एवं तेलंगाना राज्य आते हैं, ठीक है। गंगा नदी निकलती है गंगोत्री ग्लेशियर से, ठीक है, इसकी बात बार बार की जा चुकी है, इसमें बस इतना ही पढ़िए। तिब्बत की सांगपो नदी भारत में किस नाम से जानी जाती है? तो ब्रह्मपुत्र। तिब्बत की जो सांगपो नदी है उसको हम भारत में ब्रह्मपुत्र के नाम से जानते हैं। अगला प्रश्न है, निम्न नदियों में से कौन सी नदी बंगाल की खाड़ी में गिरती है? तो सुवर्ण रेखा। बाकी जो तीनों दिख रही हैं आपको, ये अरब सागर में। भारत में पूर्व से पश्चिम की ओर बहने वाली सबसे लंबी नदी है नर्मदा, पूर्व से पश्चिम की ओर। अब देखिए, भारत में पूर्व से पश्चिम की ओर बहने वाली सबसे लंबी नदी नर्मदा है। इसकी लंबाई 1312 किलोमीटर है, याद रखिएगा 1312 किलोमीटर। यह नदी भ्रंश नदी का उदाहरण है, रिफ्ट रिवर का उदाहरण है। लूनी की लंबाई 320 किलोमीटर और साबरमती की लंबाई 371 किलोमीटर और ताप्ती की लंबाई 724 किलोमीटर है। कहाँ पर भागीरथी और अलकनंदा नदी के मिलने से गंगा बनती है? तो देवप्रयाग, ठीक है, देवप्रयाग। देवप्रयाग भारत के उत्तराखंड में स्थित एक नगर एवं प्रसिद्ध तीर्थ स्थान है। यहाँ पर भागीरथी और अलकनंदा नदियां मिलती हैं। इन्हीं नदियों के संगम के बाद इस नदी को आगे गंगा के नाम से जाना जाता है। भारत की सबसे लंबी नदी का नाम बताइए। भारत की सबसे लंबी नदी का नाम है गंगा, गंगा, ठीक है। भारत के दक्षिणी प्रायद्वीप में कौन सी नदी देश के दूसरे सबसे बड़े नदी क्षेत्र का निर्माण करती है? गोदावरी। भारत में सबसे बड़ी प्रायद्वीपीय नदी कौन सी है? गोदावरी। निम्नलिखित में से कौन सी नदी का मुहाना नहीं है? तापी का। भारत में सबसे बड़ी सिंचाई नहर है इंदिरा गांधी नहर, राजस्थान।
भाखड़ा नांगल परियोजना कौन सी नदी पर है? तो भाखड़ा नांगल परियोजना जो है वो सतलुज नदी पर है, सतलुज। और ये पंजाब राज्य के सतलुज नदी पर स्थित बहुउद्देशीय परियोजना है, ठीक है ना। टिहरी बांध किस नदी पर बना हुआ है? तो टिहरी बांध जो है वो भागीरथी नदी पर बना हुआ है, और ज्ञातव्य है कि भागीरथी एवं बिलंगना नदी पर सबसे ऊंचा चट्टान आपूरित बांध है। यह उत्तराखंड राज्य में स्थित है। निम्न में से कौन सी प्राकृतिक वनस्पति मरुस्थलीय प्रदेशों में पाई जाती है? कैक्टस। मरुस्थलीय है ना, तो जो मरुस्थल का मतलब होता है रेगिस्तान टाइप के इलाके में, तो वहां पे कैक्टस ही मिलेगा आपको। रेगिस्तानी एक देखिए, रेगिस्तानी ओक की जब भी बात आए तो ये ऑस्ट्रेलिया में पाया जाता है, ठीक है, सीधा सा है। निम्नलिखित में से कौन सा सदाबहार पेड़ नहीं है? सदाबहार, नीम, बबूल, इमली, शहतूत। ठीक है, तो इसमें जो है आपका डी है, शहतूत जो है वो सदाबहार नहीं है। कटीली झाड़ियां पाई जाती हैं। ऑप्शन नंबर बी, गर्म तथा शुष्क मरुस्थलीय जलवायु में। मरुस्थली कटीली झाड़ियां, अगर कटीली झाड़ियां है तो मरुस्थल वहां पे होना ही होना है ज्यादातर। निम्नलिखित में से भारत का कौन सा क्षेत्र उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन से ढका हुआ है? उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन से कौन सा? तो सी है आपका ऑप्शन, पश्चिमी घाट जो है। अब इसके बारे में थोड़ा सा मैं आपको बताऊंगा, ठीक है, पश्चिमी घाट के बारे में। भारत में उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन 200 सेंटीमीटर से अधिक वर्षा वाले क्षेत्रों में पाए जाते हैं, यह बात याद रखिएगा। इसके मुख्य क्षेत्र पश्चिमी घाट, सह्याद्री, शिलांग पठार, अंडमान निकोबार द्वीप समूह एवं लक्षद्वीप हैं। उत्तरी सह्याद्री प्रदेश में इन वनों को शोलास वन के नाम से जाना जाता है, शोलास। भारत के किस राज्य में सर्वाधिक वन है? भारत के किस राज्य में सर्वाधिक वन है? तो मध्य प्रदेश, ठीक है, मध्य प्रदेश भारत का हृदय भी कहा जाता है, इसकी राजधानी भोपाल है। निम्नलिखित में से किस राज्य में मैंग्रोव वन का सबसे अधिक क्षेत्र है? मैंग्रोव, तो जब भी मैंग्रोव वन की बात कर दी जाए तो पश्चिम बंगाल जो है आपका यहाँ पे सटीक ऑप्शन होगा, मैंग्रोव वन, ठीक है। और मेरे ख्याल से आज का लास्ट प्रश्न होने वाला ये कि भारत में कौन से राज्य में अधिकतम संख्या में ऑर्किड होते हैं? तो भारत में जो है आपके सिक्किम में अधिकतम संख्या में ऑर्किड, ये एक वृक्ष है, ऑर्किड पाए जाते हैं। अब देखिए, ऑर्किड पौधे का एक कुल है जिसके सदस्यों में पुष्प अत्यंत सुंदर और सुगंध युक्त होते हैं। ऑर्किड की लगभग 450 प्रजातियां और 15,000 जातियां हैं। भारत में वर्ष में ऑर्किड पहाड़ी प्रदेशों में जैसे हिमालय, खासी जयंती पर्वत, कीडय कैनाल तथा नीलगिरी पर्वत पर होते हैं। ये बहुतायत सिक्किम राज्य में पाए जाते हैं ऑर्किड, ठीक है। तो ये थे आज आपके लिए 152 के आसपास ये प्रश्न थे, और इन प्रश्नों में अगर आपको कहीं भी किसी भी तरह की कोई दिक्कत हो तो आप कमेंट ज़रूर करिएगा। और इसको मैंने मात्र 43 या 44 मिनट में, लगभग 45 मिनट मान के चलिए, मैंने कवर कर दिया आपका। और थोड़ा तेज़ी से पढ़ा है क्योंकि आपका जो यूपी डेट है 28 नवंबर को होने वाला है, तो अब आप लोग दोहराने का कार्य करें, ठीक है। और इसके लिए जो है आपकी ये वीडियोस काफ़ी हेल्पफुल होंगी। और अब तमाम भाई बंधुओं को मैं एक चीज़ और सूचित करना चाहता हूँ कि मेरा जो है एक और चैनल चलता है जिसका नाम है SD करंट अफेयर्स। तो आप में से जो भी भाई बंधु मेरे चैनल पे, इस चैनल पे है, और अगर आप करंट अफेयर्स पढ़ना चाहते हैं तो एक बार आप जो है SD करंट अफेयर, S फॉर स्टैंडर्ड, D फॉर दानिश करंट अफेयर्स के नाम से वो चैनल है, तो आप उसको ज़रूर विजिट करिएगा, ठीक है। और ये जो वीडियो आपको एग्ज़ाम्स डेली बाय दानिश के ज़रिए मिल रहा है, इसमें किसी भी प्रश्न में किसी भी तरह की कोई दिक्कत हो तो आप मुझे कमेंट करके ज़रूर सूचित करिएगा, ठीक है। और अगर आप नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियोस को लाइक और शेयर कीजिए। लाइक करने से हमको मोटिवेशन मिलता है ताकि हम आगे इन वीडियोस पे और भी काम कर सकें, ठीक है। और बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिएगा ताकि आगे आने वाली जो नोटिफिकेशंस हैं वो आपको समय से मिलती रहे।